प्रिय छात्र छात्राओं, जनार्दन चौधरी, अध्यक्ष हिंदी विभाग के एसआर कॉलेज सरायरंजन, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी विभाग में आप लोगों का स्वागत करता है। आप लोगों के लिए सुमंगल कामना है। आज बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा के राष्ट्रभाषा हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिगंत भाग 2 के अंतर्गत अर्धनारीश्वर पाठ के वस्तुनिष्ठ और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। तो मंगल कामना के साथ बात शुरू करते हैं। जैसा कि पहले भी बता दिया गया है कि आप लोगों को 50 प्रश्नों का उत्तर देना है वस्तुनिष्ठ में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मोटे तौर पर आपको 60 पूछे जाएंगे, जिसमें 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हर एक पाठ से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं और तब फिर दीर्घोत्तरीय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ का जो दूसरा व्याख्यान है, अर्थात उस पाठ में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उस पर बात करते हैं। दिनकर का पूरा नाम क्या है? यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है। राम वृक्ष सिंह, रामधारी सिंह दिन, रामकरण सिंह, राजनाथ सिंह। यहाँ पर रामधारी सिंह इसका सही उत्तर होगा, अर्थात बी इसका सही उत्तर है। दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसमें फिर उसी तरह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 23 सितंबर 1908 सिमरिया बेगूसराय बिहार। फिर 23 सितंबर 1909 सिमरिया पूर्णिया बिहार। 22 सितंबर 1908 सिमरिया देवरिया उत्तर प्रदेश। और 23 सितंबर 1910 सिमरिया पूर्णिया बिहार। अब यहाँ पर उनका जन्म सही उत्तर है 23 सितंबर 1908 सिमरिया बेगूसराय बिहार। यहाँ पर बिहार में आकार छूट गया है, आप सुधार लेंगे, अर्थात ए इसका सही उत्तर होगा। दिनकर जी का निधन कब और कहाँ हुआ था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 24 अप्रैल 1974 बेलोर, 25 अप्रैल 1974 कर्नाटक, 26 अप्रैल 1974 कोलकाता, 27 अप्रैल 1974 पटना। इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी बेलोर, ए। आपने पिछले वर्ग में सुन लिया होगा कि 24 अप्रैल 1974 को दिनकर बेलोर में थे रामनाथ गोयनका के यहाँ टिके हुए और वहीं पर उन्हें हृदय का दौरा पड़ा और उसी दौरे में उनका प्राणांत हो गया। इस तरह आपने जान लिया कि 24 अप्रैल 1974 ईस्वी बेलोर में उनका निधन हुआ, अर्थात ए इसका सही उत्तर होगा। दिनकर की पहली कविता पुस्तक कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। रश्मिरथी, उर्वशी, प्रणभंग, कुरुक्षेत्र। इसमें दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग है, अर्थात इसका सही उत्तर सी होगा। दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार।
इसका उत्तर ए होगा। दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? उर्वशी, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज। संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भारत चीन युद्ध के क्रम में दिनकर ने कौन सी रचना की? ए में है हुंकार, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र। आपको पिछले वर्ग में बताया गया था कि लोगों में जोश, उमंग, उत्साह, लोगों के मन के मनोबल को ऊपर उठाने के लिए दिनकर ने भारत चीन युद्ध के क्रम में परशुराम की प्रतीक्षा नामक काव्य लिखा। इसके चलते हमारे देश के सैनिकों का मनोबल भी ऊपर उठा और नागरिकों का मनोबल भी उठा। आपको पिछले वर्ग में इस पर चर्चा की गई थी। दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति हुए? 4 ऑप्शन दिया गया है, भागलपुर, बिहार, पटना और रांची। भागलपुर विश्वविद्यालय के ये कुलपति हुए, अर्थात इसका सही उत्तर ए होगा। दिनकर जी ने किस विषय में स्नातक प्रतिष्ठा की परीक्षा पास की? हिंदी, इतिहास, भूगोल, संस्कृत। आपको पिछले वर्ग में बता दिया गया था कि इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक प्रतिष्ठा की परीक्षा पास की, अर्थात इसका सही उत्तर होगा इतिहास, यानी बी। दिनकर की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना कौन सी है? आप इसमें देखेंगे रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसवंती। सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना, दिनकर की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र अर्थात सी इसका सही उत्तर होगा। कुरुक्षेत्र के विषय में आप जानते हैं कि यह विश्व स्तरीय महाकाव्य की श्रेणी में है। हिंदी की एक श्रेष्ठ रचना तो है ही, विश्व स्तरीय जो रचना है उन रचनाओं में एक रचना कुरुक्षेत्र भी है। क्रांति का कवि या ओज और परुष का कवि किसे माना जाता है? दिनकर, प्रसाद, पंत, तुलसीदास। इसका सही उत्तर होगा दिनकर, अतः इसका उत्तर होगा ए। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रसाद को भारतीय संस्कृति का कवि कहा जाता है, तो इस तरह सबों को अलग अलग कहा जाता है। दिनकर को क्रांति का कवि या ओज और परुष का कवि कहा जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर 11 का सही उत्तर ए होगा। अर्धनारीश्वर पाठ के रचनाकार कौन हैं? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अर्धनारीश्वर पाठ के रचनाकार के संदर्भ में दिनकर, जयप्रकाश नारायण, चंद्र शर्मा, उदय प्रकाश। इसका सही उत्तर होगा दिनकर, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर पाठ के रचनाकार हुए। सही उत्तर ए होगा। दिनकर किस युग के कवि माने जाते हैं? आपको ऑप्शन में दिया गया है छायावाद, छायावादोत्तर, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग। यह प्रश्न थोड़ा सा विवादास्पद है। कुछ लोग दिनकर को छायावादी कवि भी मानते हैं और कुछ लोग दिनकर को छायावादोत्तर मानते हैं। इतना तो मानना होगा कि 30 के आसपास दिनकर ने काव्य सृजन आरंभ किया, अतः ये छायावादोत्तर कवि ही ज्यादा सटीक होंगे, तो इसका उत्तर बी होगा। अर्धनारीश्वर किसे कहा जाता है? शंकर, इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा। आपको बताया गया था
कि शंकर का रूप अर्धनारीश्वर का होता है, उनका आधा शरीर पार्वती का है और आधा शंकर का है, अर्थात आधा स्त्री का और आधा पुरुष का। इसीलिए इसका उत्तर होगा शंकर अर्थात ए। अर्धनारीश्वर में किसका समन्वय होता है? समन्वय का अर्थ होता है मेल होता है। आपको उत्तर दिया गया है पुरुष नारी दोनों कोई नहीं। गौर से यहां पर देखना है कि किसका समन्वय होता है। पुरुष नारी दोनों कोई नहीं। अब यहां पर आप देख रहे हैं दोनों भी लिखा हुआ है, तो दोनों किसका? तो पहले जो पुरुष और नारी दिया गया है उसी के संदर्भ में दोनों आया, अतः इसका सही उत्तर दोनों होगा। अर्धनारीश्वर में पुरुष और स्त्री दोनों का समन्वय किया जाता है। अगला है अर्धनारीश्वर में किसका कल्पित रूप है? ऑप्शन में आपको दिया गया है शंकर और पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी, सीता और राम, सरस्वती और लक्ष्मी। पहले ही अभी तुरंत बताया गया है कि वहां पर शंकर और पार्वती का समन्वय है, तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शंकर और पार्वती के मेल का, तो इस तरह इसका उत्तर ए होगा। नारी का जीवन मरण किस पर टिका है? ऑप्शन में आप देख रहे हैं स्वयं, ईश्वर, समाज और पुरुष। कल बताया गया था कि नारी पति को ठीक ऐसे देखती है जैसे लता वृक्ष को देखती है, अर्थात नारी का जीवन मरण पुरुष पर टिका है, इसीलिए इसका उत्तर डी होगा। आगे है पुरुष यदि वृक्ष है तो नारी क्या है? अभी तुरंत बताया गया है पुरुष यदि वृक्ष है तो नारी लता है, अर्थात इसका उत्तर सी होगा। पति यदि विचार है तो पत्नी क्या है? इसका उत्तर होगा भावना, अर्थात सी। नर यदि नदी का प्रवाह है तो नारी क्या है? भंवर, लहर, तूफान, मछली। इसमें लहर अर्थात बी होगा। नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? उत्तर में दिया गया है कृषि का आविष्कार, उद्योग का आविष्कार, रेल का आविष्कार, नगर का निर्माण। कृषि का आविष्कार इसका सही उत्तर होगा, अर्थात ए सही होगा। पति पत्नी को किस दृष्टि से देखती है? आपको पहले जो बताया गया उसी को थोड़ा सा बदल के दिया गया है। जिस दृष्टि से लता वृक्ष को देखती है, बकरी कसाई को देखती है, छात्रा शिक्षक को देखती है, मजदूर माल को देखता है, तो इसका उत्तर ए होगा, जिस दृष्टि से लता वृक्ष को देखती है। सभ्यता का पहला सोपान किसे कहा गया है? कृषि का विकास, उद्योग का विकास, नगर का विकास, शिक्षा का विकास। यहां सही उत्तर होगा कृषि का विकास, अर्थात ए होगा। निवृत्त मार्ग और प्रवृत्त मार्ग किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और फिर आगे दो धर्म देखेंगे। यहां पर इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म, अतः इसका सही उत्तर होगा बी। बुद्ध और महावीर नारियों को कौन सा अधिकार दिया? प्रचारक बनने का, भिक्षुणी बनने का, पढ़ाई करने का, घर बनाकर रहने का। यहां पर भिक्षुणी बनने का, अर्थात सही उत्तर बी होगा। आनंद कौन था? बुद्ध का शिष्य, महावीर का शिष्य, विश्वामित्र का शिष्य, वशिष्ठ का शिष्य। यहां पर सही उत्तर होगा बुद्ध का शिष्य, अर्थात ए। प्रेमचंद के अनुसार पुरुष में नारी का गुण आने पर वह क्या बन जाता है? दानव, देवता, पशु, पक्षी। आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद के अनुसार पुरुष में नारी का गुण आने पर क्या बन जाता है? कल बताया गया था कि पुरुष में जब नारी के गुण आते हैं तो वह देवता बन जाता है, तो इसका उत्तर देवता होगा, अर्थात बी।
प्रेमचंद के अनुसार नारी में पुरुष का गुण आने पर वह क्या बन जाती है? इसका उत्तर राक्षसी होगा, अर्थात डी। यतियों के काल में नारी किसका खान मानी जाती थी? इसका सही उत्तर होगा विकार, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। नारी और नर को क्या माना गया है? एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, एक ही समाज की दो धाराएं, एक ही सिद्धांत की दो शाखाएं, और भी होगा। इसका सही उत्तर यह होगा, यानी ए होगा। किनके बीच संधि वार्ता होने से महाभारत रुक सकता था? कर्ण और अर्जुन, कुंती और गांधारी, कृष्ण और गांधारी, अर्जुन और दुर्योधन। यहां पर बी सही होगा। पुरुष यदि तेज धूप है तो नारी क्या है? शीतल जल, नदी की धारा, वृक्ष की छाया, शीतल चांदनी। इसका सही उत्तर डी होगा। आप लोगों की सुविधा के लिए आंसर शीट नीचे दिया गया है। अब हम थोड़ा सा लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर पर विचार करेंगे। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या प्रासंगिकता है? सामाजिक जीवन के विकास में कल बताया गया था कि स्त्री और पुरुष दोनों का समान योगदान है। तो दोनों के समान योगदान के महत्व को स्पष्ट करने के लिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई होगी कि समाज के विकास के लिए, संस्कृति के विकास के लिए दोनों को महत्व देना है। इसीलिए सबसे बड़े देवता को अर्धनारीश्वर बता दिया गया, आधा पुरुष आधा नारी, जिससे कि हर कोई नर और नारी दोनों में समानता देखने का प्रयास करे। आगे है, कुंती और गांधारी की संधि वार्ता से महाभारत क्यों रुक सकता था? कुंती और गांधारी दोनों ही नारी थी। नारी स्वाभाविक रूप से दया, ममता, प्रेम, करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। वो जानती है कि युद्ध में सैनिक मारा जाएगा, युद्ध होने पर विनाश होगा, सैनिक मरेंगे, तो सिर्फ पुरुष सैनिक ही नहीं मरेंगे, उन सैनिकों से जुड़ी हुई नारियों का जीवन भी तबाह हो जाएगा। जो भी सैनिक होता है उसकी बहन भी होती है, उसकी पत्नी भी होती है, उसकी माँ भी होती है। उसके मरने के बाद उसके जीवन में वीरानी आ जाती है, अर्थात नारियों के जीवन में वीरानी आती है। माँ के जीवन में पुत्र खोने के बाद वीरानी आती है, पत्नी के जीवन में पति खोने के बाद वीरानी, बहन भाई के खोने पर उदास हो जाती है। इस तरह कुंती और गांधारी दोनों औरत होने के कारण, दया ममताशील होने के कारण संधि वार्ता यदि करती तो महाभारत रुक सकता था। प्रवृत्त मार्ग और निवृत्त मार्ग क्या है? अभी तुरंत बताया गया, प्रवृत्त मार्ग और निवृत्त मार्ग दोनों ही बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। एक शाखा में स्त्रियों को अधिक से अधिक भोग की वस्तु माना गया है, मौज मस्ती के साथ जीवन जीने का काम प्रवृत्त मार्गी करते हैं, जबकि निवृत्त मार्गी कृच्छ साधक होते हैं, बड़े साधक होते हैं। उन्हें औरत की छाया से भी डर लगता है, वे औरत की छाया से भी भागते हैं। नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? स्वाभाविक रूप से नारी की पराधीनता कृषि के आविष्कार के साथ ही आरंभ हुई, क्योंकि कृषि के आविष्कार के साथ ही सामाजिक व्यवस्था का विकास आरंभ हुआ। पुरुष वर्ग खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया। पुरुष बाहर से खेतीबाड़ी करके लाता था अनाज, और औरतें घर में उसे संभाल कर रखती थी। औरत घर क्षेत्र तक सीमित हो गई और पुरुष बाह्य क्षेत्र में काम करना शुरू हो गया। इस तरह नारियों की पराधीनता का दौर कृषि के आविष्कार के साथ ही आरंभ हुआ। स्त्री को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी कहाँ तक उचित है? स्त्री को अहेरिन, जादूगरनी, नागिन कहना सर्वथा अनुचित है, खासकर आज के दौर में। वास्तव में यह
पुरुषों के जीवन के मार्ग का बाधक नहीं है, पुरुषों के जीवन को बर्बाद करने वाली नहीं है, पुरुषों के जीवन में विष घोलने वाली नहीं है, बल्कि उसे तो राह दिखाने वाली है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आज के जीवन में पुरुष औरतों के लिए जादूगरनी कहना, नागिन कहना सर्वथा अनुचित है। पुराने काल में, यति काल में, साधु संत काल में भले ही औरत को माया रूप माना गया, कबीरदास ने कह भी दिया, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर जोली, बोले मधुरी बानी, कह दिया। बात अलग है, उस काल में दूसरी रूप स्थिति थी, लेकिन आज पुरुष और औरत दोनों ही गाड़ी के दो चक्के के समान हैं। आगे बढ़ने के लिए दोनों का स्वस्थ रहना, दोनों का व्यवस्थित रहना आवश्यक है। इसीलिए यह सब कहना औरतों के लिए अनुचित है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से कहा कि जो धर्म 5000 वर्ष तक चलने वाला था, अर्थात बौद्ध धर्म 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन नारियों के प्रवेश के कारण अब वह सिर्फ 500 वर्षों तक ही चलेगा। बेर्नार्ड शॉ नारी के संबंध में क्या कहते थे, यानी बेर्नार्ड शॉ का नारी के संबंध में क्या विचार था? बेर्नार्ड शॉ नारी को अहेरिन कहते थे, नर को अहेर और नारी को अहेर, अर्थात वे निवृत्त मार्गी के तरह औरतों से परहेज करने का, बचकर रहने का प्रयास करते थे और लोगों को उपदेश भी देते थे। पुरुष में नारी का गुण और नारी में पुरुष का गुण होना चाहिए या नहीं, लेखक के विचार से और मेरे भी विचार से दोनों में दोनों गुण होना चाहिए, क्योंकि दोनों गुण होने के बाद ही दोनों पूर्ण हो सकते हैं। नारी में नर के गुण आ जाएं तो वह पूर्ण होगा, इसी तरह नर में भी नारी के गुण आएंगे तो नर पूर्ण होगा। यदि दोनों अलग अलग हैं तो दोनों ही अधूरे हैं, बेकार हैं, समाज के लिए विकास की दिशा में आगे बढ़ने में हैं। अतः दोनों में दोनों गुण होना चाहिए। प्रेमचंद रविन्द्रनाथ प्रसाद के नारी विषयक चिंतन से दिनकर संतुष्ट क्यों नहीं थे? तो इसका उत्तर होगा कि प्रेमचंद रविन्द्रनाथ प्रसाद इत्यादि नारी को कोमलांगी मानते थे, उसे शीतल चांदनी के रूप में देखने का प्रयास करते थे, आह्लादिका शक्ति के रूप में देखते थे, प्रेम दया ममता करुणा की शक्ति के रूप में देखते थे। लेकिन दिनकर उससे थोड़ा सा हटकर सोचते हैं। औरत सिर्फ शीतल चांदनी ही नहीं है, तेज धूप में भी काम करने वाली मजदूरनी है। वह पुरुष के साथ कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़ने में सक्षम है, इसीलिए वह कमजोर नहीं, पुरुष के तरह ही बलजोर है। इस तरह हमने देख लिया कि प्रेमचंद प्रसाद रविन्द्रनाथ की जो दृष्टि थी उससे दिनकर की दृष्टि बिल्कुल अलग थी। वह स्त्री और पुरुष दोनों को एक रूप में देखना चाहते थे, जबकि रविन्द्रनाथ ने तो साफ तौर पर कह दिया, औरत आधेर मानवी आधेर कल्पना होती है। आगे जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है वह नारी का भी कैसे, अभी तुरंत बताया गया है कि जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है वह नारी का भी है, क्योंकि दोनों ही समाज के विकास में समान रूप से भागीदार हैं। वे गाड़ी के दो चक्के के समान हैं। दोनों को हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता है। यदि वे पहचान बनाने में सक्षम नहीं हैं तो अधूरे हैं। इसलिए पुरुष जो जो कर सकता है वह नारी भी करे,
नारी को भी करना चाहिए, तभी तो हमारे देश का, समाज का सम्यक विकास हो पाएगा, संतुलित विकास हो जाएगा। अन्यथा हमारा देश, हमारा समाज असंतुलित हो जाएगा। एक के बल पर हम चाहेंगे आगे बढ़ जाएं तो यह नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए पुरुष का जो कर्म क्षेत्र है वह नारी का भी है। इस तरह यह पाठ यानी आपके अर्धनारीश्वर पाठ का दूसरा खंड पूरा हो गया, दूसरा व्याख्यान पूरा हो गया। धन्यवाद।